भारत की महिला आज एक नए रूप में और नई नई भूमिकाओं में लोगों के सामने आ रही है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां उसने अपनी योग्यता का परचम न लहराया हो। देश में नारी के इस बदलते हुए रूप और छवि के पीछे कुछ ऐसी महिलाओं का संघर्ष है जिन्होंने जीवन में नए रास्ते बनाए। हर दिशा में नारी की ताकत और काबिलियत से समाज के सोचने के अंदाज में एक बदलाव आया है। हमारा ये सीरियल पहल ऐसी ही महान नारियों की जद्दोजहद की कामयाबी की कहानी है जिसे हम आपके सामने दोहरा रहे हैं। दक्कनी तहजीब के केंद्र हैदराबाद के अपने ही आदाब रहे हैं, अपना ही एक खास रंग है। इसी तहजीब और इन्हीं आदाबों में पली बढ़ी तैयब बेगम भारत की पहली मुस्लिम महिला ग्रेजुएट हैं। पढ़ाई की उनमें कुछ ऐसी धुन थी जिसके रहते हुए उन्होंने जमाने की तमाम पाबंदियों के बावजूद घर बैठकर एक प्राइवेट छात्रा के रूप में बीए की डिग्री हासिल करके ही दम लिया। अपनी मिसाल सामने रखते हुए उन्होंने पर्दे की दुनिया में रहने वाली अपने समाज की अनेक महिलाओं को पढ़ने की प्रेरणा दी और अपनी हमजोली श्रीमती सरोजनी नायडू की तरह उन्होंने भी समाज सेवा का रास्ता अपनाया। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले और मुस्लिम महिलाओं के लिए सामाजिक संस्थाएं बनाईं। अपने समय में हैदराबाद में अपनी छाप छोड़ने वाली तैयब बेगम एक बाकमाल शख्सियत हैं। वो इल्म को हर एक के लिए बहुत जरूरी समझती थीं, इसलिए कि इंसान को इंसान बना देती है तालीम, इंसान को इंसान बना देती है तालीम, अल्लाह से बंदे को मिला देती है तालीम। हैदराबाद के हुसैन सागर का सुंदर दृश्य दिखाती हुई अली मंजिल अपनी बेजोड़ खूबसूरती की ओर ही ध्यान नहीं दिलाती। यह उस दौर की एक यादगार के रूप में खड़ी है जब तैयबा बेगम ने लड़कियों की शिक्षा के लिए अनथक काम करते हुए अपने समाज की महिलाओं में जागृति लाने की कोशिश की थी। यहीं पर उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को पालने और घर परिवार के कामकाज की पूरी जिम्मेदारियां संभालते हुए शुरुआती शिक्षा के बाद आगे पढ़ने की अपनी धुन को पूरा किया। पर्दे के बंधनों के बावजूद उन्होंने घर पर ही पढ़ते हुए बीए की डिग्री हासिल की। इससे पूरे हैदराबाद में एक सनसनी फैल गई, क्योंकि इससे पहले कोई भी मुस्लिम महिला ग्रेजुएट नहीं बनी थी। तैयबा बेगम की पैदाइश बिलग्राम में हुई 1873 में। उसी साल सालार जंग द फर्स्ट कलकत्ते गए थे, फिर वहाँ से लखनऊ गए। सैयद हुसैन बिलग्रामी उस वक्त लखनऊ में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे और सालार जंग की बड़ी ख्वाहिश थी कि बाहर के जो आलिम हैं उनको हैदराबाद ले आएं काम के सिलसिले में। तो सैयद हुसैन बिलग्रामी से उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि वो हैदराबाद आएं। ये 1872 का किस्सा है। साल भर के बाद वो रजामंद हुए और हैदराबाद आए। तैयबा बेगम की पैदाइश बिलग्राम में यूपी में उसी साल हुई। उसके बाद वो 6 बरस की उम्र से उर्दू और फ़ारसी पढ़ना शुरू किए और फिर उनको अरबी पढ़ने के लिए मायल किया गया और 10 साल की उम्र से फिर वो अंग्रेज़ी की भी तालीम हासिल करने लगे। 11 बरस की उम्र में उनका एडमिशन बम्बई के मदरसे में हुआ और फिर उसके बाद उनकी वालदा की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो हैदराबाद आएँ, तो उनको हैदराबाद लाया गया। 11 बरस की उम्र में यहाँ मदरसे में उनको
दाखिला मिला। 1896 में उनकी शादी डॉक्टर मिर्ज़ा करीम ख़ान से हुई, जो एडिनबरा में मेडिकल डिग्री हासिल करके वापस आए थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का बसाया शहर हैदराबाद दक्कनी तहजीब का एक केंद्र है, जिसकी प्रतीक है यहाँ की मशहूर चार मीनार। इस मीनार के किसी भी बुर्ज से चारों ओर नजर डालिए तो आपके सामने हैदराबाद का 400 साल का इतिहास साकार हो उठेगा। पुराने शहर की इन गलियों और बाजारों में समय जैसे ठहर सा गया लगता है। जिंदगी की रफ्तार आज भी यहाँ बहुत कुछ वैसी ही है जैसी मीर महबूब अली खान और मीर उस्मान अली खान के समय थी, जब नए और पुराने के मेल से एक खास हैदराबादी तहजीब आकार ले रही थी। नए और पुराने को आज भी वहां कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए देखा जा सकता है। पर्दा आज भी इस तहजीब का वैसा ही अंग है, वही आदाब हैं, वही परंपराएं। ऐसे ही हैदराबाद में तैयबा बेगम अपनी हमजोली सरोजिनी नायडू के साथ लिटिल गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ने जाती थीं। लेकिन सरोजिनी नायडू जहां गांधी जी के नेतृत्व में आजादी के आंदोलन में शामिल होकर राजनीति के आकाश पर छा गईं, वहीं तैयबा बेगम ने अपने आप को हैदराबाद तक सीमित रखकर शिक्षा और समाज सेवा का रास्ता अपनाया। तैयबा बिलगामी की बड़ी ख्वाहिश थी कि हर मोहल्ले में एक मदरसा गरीब बच्चों के लिए कायम किया जाए। चुनाचे वो अपनी कम उम्र ही में बहुत से मदरसे शुरू किए। रास्ता चलती बुलक बुलक का रब को पुकारे शेख। मेरी लड़की अंजुमन ख़वातीन स्कूल में पढ़ती है। मेरी 3 लड़कियां हैं। इस स्कूल में अच्छी तालीम होती है। मेरा नाम अफसर बेगम है। मैं इस स्कूल की तालिबा हूँ और इस मदरसे में एज ए हेड मिस्ट्रेस काम कर रही हूँ। ये स्कूल 1922 में क़ायम किया गया। गरीबों की मुफ्त तालीम का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है, जिससे तमाम गरीब लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह होंगे। ये 2 मदरसे इतने बड़े हो गए थे कि वो हुकूमत हैदराबाद की उनको अपने तहत ले ली। हमारे तहत अंजुमन ख़वातीन के तहत एक ही मदरसा है और अंजुमन ख़वातीन उन्होंने 1911 में शुरू किया था। महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने अंजुमन ख़वातीन की स्थापना की। अपनी मिसाल सामने रखते हुए उन्होंने पर्दे में रहने वाली अन्य महिलाओं को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए तैयार किया। उनकी बातों में ऐसा जादू था जो इन महिलाओं पर गजब का असर करता। खुद भी तैयबा बेगम ने बहुत से स्कूल खोले और खुलवाए, जिनमें से बहुत से आज भी बदस्तूर चल रहे हैं। इनमें से एक महबूबिया गर्ल्स स्कूल को आज देश की प्रमुख महिला शिक्षण संस्थाओं में गिना जाता है। यह स्कूल अब एक जूनियर कॉलेज बन गया है और इसका प्रबंध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। इस स्कूल में पर्दे की रोक बाकायदा बनी रही, पर साथ ही हर विषय में लड़कियों को प्रशिक्षित करके यहां उनके मानसिक विकास पर विशेष जोर दिया जाता रहा। नैतिक मूल्यों की ओर भी यहाँ खास ध्यान दिया गया और आज भी ध्यान दिया जाता है, ताकि शिक्षा सच्चे अर्थों में शिक्षा हो। तैयबा बेगम के विचार से महज पढ़ाई लिखाई काफी नहीं थी, जरूरत इस बात की थी कि लड़कियों की पूरी शख्सियत उभर कर सामने आ सके। स्कूल में अनुशासन की पाबंदी को भी इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। यही कारण है कि इस स्कूल से पढ़कर निकली हैदराबाद के अनेक प्रतिष्ठित महिलाएं उन दिनों को अब भी गर्व से याद करती हैं। महबूबिया स्कूल का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा
जैसे हम लोग जब स्कूल में गाड़ी हमारी दाखिल होती थी तो हम बिल्कुल एक अलग अहाते में चले जाते थे, और जहाँ गाड़ी रुकती थी वहाँ पे दो आया दो तरफ खड़ी होती थी पर्दा पकड़ के, और लड़कियाँ उस अंदर से स्कूल में जाती थी। स्कूल के अंदर दाखिल होने के बाद फिर कोई किसी किस्म का और ताल्लुक़ नहीं रहता था। स्कूल के हद तक एक किले का जैसा माहौल हो जाता था, लोग अंदर हो जाते थे, लड़कियां, टीचर्स और आयाज ये होती थी, मर्दों का कहीं दखल नहीं होता था। उसके बावजूद भी हमारी जहनी तरबियत कुछ इस किस्म की रही कि हमारा मेयार तालीम ऐसा रहा, और हमको जो अपब्रिंगिंग स्कूल में भी मिली जैसे घरों की जरिए, कि हमको कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हम लड़कों से कम हैं या कोई लड़के और लड़कियों में कोई ख़ास किस्म का फ़र्क या इम्तियाज़ किया जाता है। और तालीम भी ऐसी मिली हमको कि हर सब्जेक्ट में परफेक्शन दिया जाता था। स्ट्रेस होता था कि जो भी चीज़ करो अच्छी करो, अच्छे पैराए की करो। तो उसमें एक लेवल रहा एजुकेशन का जो बहुत ही बढ़िया रहा हमारे पास। महबूबिया, जब महबूबिया था रियली ऐसा है कि हम लोगों को बड़े जकड़ दिए जाते थे, यानी कपड़ों पे एक धब्बा नहीं होना, जूता जो है साफ सुथरा हो और वक्त की पाबंदी हो। बाहरी दुनिया से कटा होने के कारण इन तालिबी इदारों में किले का सा माहौल जरूर दिखाई देता था, पर उसके पीछे उस समय के समाज की कुछ सीमाएं थीं। मकसद ये था कि लड़कियां इन सीमाओं के होते हुए भी पढ़ने लिखने में पिछड़ी न रह जाएं, और इसमें तैयबा बेगम को पूरी कामयाबी मिली। पर्दा उस ज़माने में मुसलमानों और हिंदुओं में कायस्तों में इस कदर था कि औरतों को, लड़कियों को मौका नहीं मिलता था कि घर से बाहर जाएं, लोगों से मिलें। तो 1902 में वो एक हैदराबाद लेडीज़ एसोसिएशन शुरू की, और उनकी जो तकरीर थी उस मौके पे, उसमें उन्होंने यही लिखा था कि हमारी औरतों को बाहर वाले जो अंग्रेज़ औरतें यहाँ, उनके शौहर काम करते थे तो औरतें, अंग्रेज़ औरतें यहाँ रहती थी, तो उनसे मिलने का कोई मौका नहीं मिलता। तो ये हैदराबाद लेडीज़ एसोसिएशन उन्होंने 1902 में शुरू किया, और उस तकरीर में यही लिखा कि मेरी ख्वाहिश है कि हैदराबाद की औरतें, मुसलमान हैं और हिंदू हैं जो पर्दा करती हैं, वो कोई ऐसी जगह हो जहाँ वो बाहर वाली औरतों से मिल सकें। हैदराबाद की महिलाएं अपने व्यक्तित्व का हर तरह से विकास कर सकें और जमाने के साथ कदम मिलाकर चल सकें, इसके लिए तैयबा बेगम ने हैदरी क्लब के नाम से एक क्लब शुरू किया। लेडी हैदरी क्लब हैदराबाद लेडीज एसोसिएशन के नाम से 1902 में शुरू हुआ था, और जब से अब तक मुसलसल इसमें हैदराबाद के हर किस्म की हर कोई इसमें मेंबर बन सकता और बनते ही जा रहे, और काफ़ी इसकी शोहरत है यहाँ पर, काफ़ी पुराना है। अब ये हमारे सब कमेटी मेंबर्स हैं यहाँ के, हम सब मिलके इस क्लब को चलाते हैं। जब हम लोग पुरानी बिल्डिंग में थे तो हमारे काफ़ी एक्टिविटीज़ थे। 4 तो टेनिस कोर्ट थे हमारे पास, और टेलरिंग सेंटर, क्राफ्ट सेंटर, कुकरी सेंटर, छोटे बच्चों का एक स्कूल, ये सब होता था हमारे पास। ये बिल्डिंग में आने के बाद से अब हमारे पास जगह की तंगी है, तो अब हमारे पास लेडीज़ को सेल्स रखने पे हम एनकरेज करते हैं, वो लोग अपनी अपनी कोई चीज़ें ला के बेच ना करना। कराटे क्लासेस चलते हैं, और महीने में एक बार हम लोग यहाँ पर लंच रखते हैं, पॉटलक लंच, तो गेट टुगेदर्स होते हैं और सब कुछ गेम्स खेलते हैं। इस किस्म से सब मिलजुल के दिन भर गुजारते हैं। आज हैदराबाद शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया है, और इसके लिए तैयबा बेगम जैसी शख्सियतों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। तैयबा बेगम के व्यक्तित्व का एक और उजला पक्ष उस समय उभर कर सामने आया जब 1908 में मूसी नदी में जबरदस्त बाढ़ आई। उस समय तक हैदराबाद शहर की आबादी इस नदी के दक्षिणी किनारे तक ही सीमित थी, जिसे बाढ़ ने
पूरी तरह अपनी चपेट में लेकर तबाही मचा दी। मकानों और जानमाल का भारी नुकसान हुआ। नदी पर बना नया पुल पूरी तरह से बह गया। तैयबा बेगम ने महिलाओं की राहत कमेटी बनाई और बाढ़ से पीड़ित लोगों की सेवा और सहायता में दिन रात एक कर दिया। मानव सेवा के कार्य के लिए तैयबा बेगम को बहुत समय तक याद किया जाएगा। मेरी नानी सिर्फ हैदराबाद से वापस नहीं रही, उनका कुछ भोपाल में और कलकत्ते में लेडीज़ एसोसिएशन के सिलसिले में कुछ नाम ऐसा हो गया था कि कलकत्ते को उन्हें बुलवाया गया था प्रिजाइड करने के लिए ऑल इंडिया लेडीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए। फिर 2 साल बेगम साहबा भोपाल ने उनको ऑल इंडिया लेडीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेसिडेंशियल एड्रेस उन्हीं के तवसुत से दिलवाया था। और फिर जब वो हैदराबाद आई बेगम वो भोपाल, तो उन्होंने भी अंजुमन ख़वातीन के लिए चंदा शुरू किया, हर साल वो भेजते थे। ब्रह्मा समाज का ऑर्गेनाइजेशन फिर हैदराबाद में उनका एक दफ्तर कायम हुआ, तो उन्होंने तैयबा बेगम बिलग्रामी को प्रिजाइड करने के लिए 2 साल बुलवाया। और इससे पता चलता है कि तैयबा बेगम के हद तक तालीम और कुछ तरबियत ऐसी थी कि वो अपने मज़हब के सिलसिले में तो बहुत कुरान और नमाज का ख्याल था, मगर उनके और उनके ख़ानदान के लिए हर मज़हब की वो बड़ा अदब करते थे और यही ख्वाहिश थी उनकी। और इसी वजह से ये एक मिसाल है कि ब्रह्मा समाज वालों ने उनको 2 साल अपने जलसे में प्रिजाइड करने के लिए बुलाया था। लिखने पढ़ने का बहुत शौक़ था उनको, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी पढ़ते थे, लिखते थे और बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते थे। लिखने का उन्हें बड़ा शौक़ था। उनको उर्दू पढ़ाने के लिए अली हैदर नज़्म तबातबाई साहब, जो ख़ुद बड़े उस्ताद शायर थे, वो आया करते थे। वो पर्दे के बाहर बैठकर इनको पढ़ाते थे और ये पर्दे के अंदर बैठी वो पढ़ती थीं। उन्होंने जिस ज़बान में 2 नावलें लिखीं वो नहायत सलीस ज़बान थी। एक अनवरी बेगम और एक हशमतुन्निसा। हशमतुन्निसा का इंतसाब उन्होंने अपने बच्चों के नाम इस तरह से किया: इस किस्से को मैं अपने 4 बच्चों के नाम मानवीन करती हूँ, जिनकी खातिर से मैंने इसको लिखा, और उम्मीद करती हूँ कि जिस खुशी से उन्होंने इसको पढ़ा वैसा ही दूसरे बच्चे भी पढ़ेंगे। इस नावल के एक नमूने के तौर पर मैं पहले बाब का शुरू का हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, ताकि अंदाज़ा हो कि उनकी ज़बान किस तरह से सलीस उर्दू थी। शहर हैदराबाद फरखुंदा बुनियाद के हुसैनी मोहल्ले में एक छोटा सा मकान, जिसमें सिर्फ एक दालान और पेश दालान और दोनों तरफ 2 लंबे कमरे और सामने का सहन घिरा हुआ था। सहन की दीवार से लगकर बावर्ची खाना और कई कोठरियाँ नौकरों के रहने की थीं। सामने कोई 8 गज की मुरब्बा अंगनाई और उसके बीच में हौज था और करीब में एक बड़ा सा मोलसरी का दरख्त था। ज़ुबान और कल्चर ये जो है अपनी एक मखसूस जगह की देन होती है, किसी मज़हब की दी हुई चीज़ नहीं है। ये बहुत ही गलत ख्याल है लोगों का कि कोई ज़बान किसी ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ रखती है। कंट्रीब्यूशन है हमारे अपब्रिंगिंग में कि जहाँ पे हमारे पास कभी ये नहीं बताया गया कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। इस किस्म के भेदभाव हमारे पास कभी थे न, हमारे जहन में अब उतरेंगे भी। मेरी वालदा हमेशा बोलते थे कि मेरी नानी को पढ़ने लिखने का इतना शौक़ था, जब वो बीमार हो गई तो जो कोई मेहमान उनसे मिलने आते थे
तो किताब पढ़ते रहते थे ये। जब कोई मेहमान आ गया तो उनके हाथ किताब दे देते थे कि तुम पढ़ो। और जब उस्ताद आते थे उनको पढ़ाने के लिए तो मेरी वालदा ये नहीं बोलते थे कि मेरी नानी पर्दे के पीछे बैठी, वो बोलते थे कि उस्ताद जो उनके आए हैं उनको पर्दे के पीछे बिठाया जाता है ताकि मेरी नानी पढ़ सके। तैयबा बेगम के बाद उनकी बड़ी बेटी मासूमा बेगम ने अंजुमन ख्वातीन के काम को आगे बढ़ाया। अपने लगाए इस पौधे की तैयबा बेगम को कितनी चिंता थी, ये उस खत से पता चलता है जो उनकी असमय मृत्यु से कुछ ही समय पहले उनकी बीमारी के दौरान मासूमा बेगम ने अपनी मौसी को लिखा था। 1921 जनाब खाला जान साहिबा तस्लीम, मम्मा की तबीयत वैसी ही है, बुखार और बेचैनी हद दर्जे की है। कल सारे वक्त दम घुटता है कह रही थी। रात को इंजेक्शन दिया था जिससे कुछ सुकून हुआ। रात को बहुत बुखार था, सुबह से कुछ कम है, लेकिन अब भी जी घबराता रहता है। कर्नल सिंह सुबह आए थे, अब फिर बुला भेजा है। अंजुमन के लिए 200 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। ये सुनकर मम्मा को बहुत खुशी हुई है। मुझे अफसोस ये है कि मेरी नानी का इंतकाल जब उनकी उम्र सिर्फ 48 बरस की थी। मैं यही ख्याल करता हूँ कि अगर वो 30 साल और ज़िंदा रहते। मेरी वालदा का इंतकाल 1990 में हुआ जब उनकी उम्र 88 बरस की थी। अगर मेरी नानी वही उम्र पाते तो पता नहीं कि वो हैदराबाद में क्या करते, लड़कियों की तालीम के सिलसिले में क्या होता। अदब और समाज सेवा से तैयबा बेगम का प्यार उनके पुत्र अली यावर जंग में उतर आया, जिन्होंने उपकुलपति और राज्यपाल के रूप में काफी मशहूरी हासिल की। 3 जून 1921 को कम उम्र में तैयबा बेगम की मृत्यु से उनका परिवार ही नहीं, पूरा हैदराबाद शोक के समुद्र में डूब गया। लेकिन अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में भी हैदराबाद के मुस्लिम समाज की महिलाओं की प्रगति के लिए उन्होंने जो कुछ किया, उसके लिए वहां के इतिहास में उनका नाम हमेशा लिया जाता रहेगा।